नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे टीवी पर पूरा दिन छाया रहा केरल में एक हाथी गर्भवती हथिनी को जहर दे देने का काम। हालांकि आज खबरों से पता चला कि ये कोई पहली घटना नहीं है। केरल में ऐसा अमानुष कृत्य होता रहता है। ये वही केरल है जहां हमने जिंदा गाय के बछड़े को काट करके कच्चा मांस खाते हुए कुछ विधर्मियों को हमने देखा है। तो केरल में पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे देश का सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य है, तो वहाँ इस तरह की कुकृत्य देखने को मिलती रहती है। हमें उस पर रोष है। आज एक और घटना आया। अब अस्पतालों में नर्सों को भड़काया जा रहा है। कुछ स्वास्थ्यकर्मियों जिन पर भारत सरकार ने फूल बरसाया था, हमारे देश के कुछ विधर्मियों को लगा कि यार ये तो कोरोना में जग जीतने के लिए तो सबसे पहले हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं। तो कुछ लोगों ने उनके मनों में भड़काया कि यही मौका है कि तुम्हें अपने अधिकारों की मांग कर लेनी चाहिए, भारत सरकार दबाव में है, जन दबाव में है। तो कुछ नर्सों ने अपने कुछ जायज़ कहिए नाजायज़ किए मांगों को लिया है, वो उनका अधिकार है। एक घटना ये भी थी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से आज एक कॉन्फ्रेंस किया गया, वीडियो विजुअल डायलॉग हुआ, वो भी आज चर्चा का विषय रहा। लेकिन मेरा आज बड़ा दुखद बात है जो बहुत दुखी मन से मैं आज आपके सामने लाया हूँ। मित्रों, भारत के आईपीसी में धारा 19(1) के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी, कुछ भी बोलने, लिखने, पढ़ने, सभा करने की आज़ादी है, जिसके तहत मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो मेरे बोलने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता अनटिल अनलेस मैं किसी के भावना को ठेस नहीं पहुँचा सकता। भारत के संविधान में 298 के अंतर्गत भी है। आदरणीय प्रेमनाथ देव जी को सादर प्रणाम। फिर आप कैमरा दिखा रहे हैं लेकिन आके आशीर्वाद नहीं देंगे। आज फ्रीडम ऑफ स्पीच पर है। मैं चाहूँगा कि आपकी ओजस्वी वाणी और अनुभव हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो। आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी। मित्रों, एक नया विवाद आजकल बहुत आया हुआ है, आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं। हालांकि समाचार पे ये नहीं है, समाचार पे इसने स्थान नहीं बनाया हुआ है। इसलिए नहीं बनाया है कि समाचार वालों को तो स्क्रिप्ट दी जाती है कि आपको ये बोलना है, इस पर बात सोशल मीडिया पर है और अभी सभी करीब करीब कर रहे हैं, तो ये सत्य होगा। हालांकि मैंने अभी वेब सीरीज देखा नहीं। एक बहुत ही शानदार कलाकार है जितेंद्र, उनकी एक बहुत बदसूरत, भद्दी, बेकार, नालायक, निकम्मी, नकारी और मतलब की वाहियात बेटी है। ये बात भी मैंने अपने धारा 19(1) के अंतर्गत बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज़ादी है। मैं किसी को खूबसूरत कहूँ, किसी को बदसूरत कहूँ, ये मेरा जातीय मामला है। मुझे कोई खूबसूरत लगेगा, मैं आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को आदरणीय कह रहा हूँ। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि मैं प्रेमनाथ द्विवेदी जी को आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी कहूँ, लेकिन मेरा भावना कहता है कि प्रेमनाथ द्विवेदी जी मेरे लिए आदरणीय है, तो मैं उनको आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी कह रहा हूँ। ये मेरे को संविधान ने आज़ादी दी है। लेकिन जितेंद्र की वो भद्दी, बेकार, बेहूदी और नालायक बेटी, जिसका शकल ना देखने लायक है ना अकल देखने लायक है, वो तो भगवान का शुक्र है कि 30 साल पहले मेरी शादी हो गई थी, नहीं तो इसको देख करके तो मेरा शादी का मन खत्म हो जाता। इतनी वाहियात लड़की है उसकी। ये मैं धारा 19(1) के अंतर्गत बोल रहा हूँ। रिपीट कर देता हूँ कि किसी को अगर बुरा लगे। जितेंद्र के उस बेटी का एक ही मोटो है, इंटरटेनमेंट में अश्लीलता, एंटरटेनमेंट अश्लीलता, एंटरटेनमेंट अश्लीलता, विवाद विवाद, पैसा पैसा। क्योंकि उसने इसके पहले भी कुछ पिक्चरें अपने वाहियात, बेकार, नकारे और सिनेमा से करीब करीब निष्कासित बेटे तुषार के साथ फिल्में बनाई थी, जो बहुत अश्लील और बेहुदा किस्म की फिल्में थी। लेकिन चूंकि वो उसका भाई कहीं और काम नहीं करता, उस पिक्चर में पूरा अश्लील ही था। वो मस्ती सीरीज था, मस्ती, ग्रैंड मस्ती, फिर से मस्ती, मस्ती नाम से सीरियल बनाते थे, मस्तबाजी है थी। अभी वो जरा गलत जगह न्योता दे दी है, मतलब न्योता मतलब निमंत्रण उसने गलत जगह दे दिया। भारत के संविधान के 19(1) के अंतर्गत उसको पता नहीं है कि 298 भी उसी संविधान में है, मतलब 19(1) के आगे भी है। मतलब भारत की धारा 298 भी है, जिसमें धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुँचाने पर वो बुक हो सकती है, अंदर जा सकती है। लेकिन जितेंद्र के बेटे को पता है कि हमारे पास महंगे वकील, मैनेज करने वाले वकील हैं और हमारा कुछ नहीं होगा। बल्कि राकेश परमार जैसे भी अगर इस पर बोल रहे हैं तो अब उसको करोड़ों रुपए की विज्ञापन की जरूरत नहीं है। वो आराम से उस वेब सीरीज का विज्ञापन हो रहा है।
लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि जितेंद्र के बेटी ने हमारे भारत के फौजी के परिवार को लपेटने का कुचेष्टा किया है, जो घृणित है, निंदनीय है। और जितेंद्र के बेटी के सभी सीरियल और पूरा उसका सामाजिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे कोर्ट कचहरी और हमारे और लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जहां कुछ संगठन उसके विरुद्ध धरना देगा, जितेंद्र के बेटी का कोई दलाल आएगा, 2-4-10 करोड़ रुपया दे जाएगा, हो जाएगा। हमने पद्मावत पिक्चर में देखा है कि किस तरह से पद्मावत के विरोध करने वाले लोग ही मैनेज हो गए, और असल में पद्मावत में कुछ था नहीं, ये भी कर दिया जाता है। देखिए, 2 तरह की है। कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट में एक कानून है जिसके अंतर्गत आप अनुचित व्यापार के अगर लाभ करने का कोई कुकृत्य करेंगे तो आप पर केस बनेगा। आप व्यापार का अनुचित मार्ग नहीं अपना सकते हैं। इस वजह से अगर कोई अनुचित मार्ग आदमी अपनाता है, रुकुंजय पाठक थोड़ा देर बने रहिएगा, मैं अपनी पूरी बात लिख लूँ तब आपकी बात पढ़ूंगा, आप बने जरूर रहिएगा मेरे साथ। आप एक होनहार युवा हैं, आप जैसे लोगों के लिए ये मैं बात रखता हूँ ताकि आप सब लोग इस बात को समझें और आगे फ्रंट लाइन पर लड़ाई, क्योंकि अब तो हम लोग बुजुर्गियत के श्रेणी में जा रहे हैं। आप ही लोगों को फ्रंट पे लड़ना है, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि किन किन मुद्दों पर लड़ाई है। मित्रों, आप सब लोगों को ये बात पता है कि भारत के संविधान में हमको अधिकार दिया गया इसलिए कि हम इंसान बने, लेकिन हम इंसान और इंसानियत को खोते जा रहे हैं। हमारे संविधान में जानवरों को भी अधिकार दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है। अभी देखिए, एक हथनी का देहांत हुआ, पूरी मीडिया पूरे समाज के लोग दुख व्यक्त किए हैं। तो जिस हमारा कितना पवित्र संविधान है, कितना पूजा योग्य संविधान में जहाँ जानवर का भी अधिकार है, और हम भी अमानुषीकृत करें तो उस पर क्या होगा। आज का मुद्दा इसी बात है। मित्रों, फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, एक बानगी आपको दिखा देता हूँ। आप में से रुकुंजय पाठक का तो उम्र ही नहीं है, वो तो हो सकता है पत्र पत्रिका में पढ़े हो। अध्ययन प्रेम नारायण द्विवेदी जी को याद होगा। भारतीय सिनेमा में एक मीरा नायर करके निर्देशक है, उसने कसम खा रखा है कि हमको भावना भड़काने का ही पिक्चर करें जिसमें हिंदू भावना भड़का। ध्यान रखा जाए, जब भी कोई किताब के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से अगर भावना भड़काया जाएगा तो हिंदू भावना भड़काया जाएगा। ये बहुत ध्यान वाली बात है, क्योंकि भारत के संविधान में अल्लाह के बंदे हैं और ईश्वर के शैतान हैं। मतलब ये बड़ी देखने वाली बात है। मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोचने वाली बात है। कब सिनेमा में गाना सुनेंगे, अल्लाह के बंदे हैं हम, उसमें नहीं आएगा कि भगवान के बंदे हैं हम, ये गाना का शब्द नहीं आएगा। अल्लाह के बंदे, वहाँ खान साहब बड़ा महान है, 5 जन का नमाज करते हैं, 2 भिखारी को पाल करके बड़ा कर देते हैं, और मंगल सिंह नाम का गुंडा उसको बदमाशी करवा रहा है। ये देखा जाता है। फलाना पांडे, फलाना मिश्रा, फलाना तिवारी वेद बाद में चोरी कर रहा है। ये सिनेमा का स्क्रिप्ट होता है अमूमन। मीरा नायर नाम के एक यहूदी कलाकार ने एक वाटर पिक्चर बनाया था जिसमें हमारे देवी देवताओं के नाम का गलत तरह से चित्रण किया था। केस चला, पिक्चर बंद हुई, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर रिलीज हो गई। एक 80 नाम से पिक्चर आई है जिसमें इतना वाहियात चित्रण किया गया, इतना गाली गलौज किया गया। सनी देओल जैसा बड़ा कलाकार जो भारतीय जनता पार्टी के इस टाइम सांसद है, हालांकि उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं, तब उसको पता नहीं था कि मैं भाजपा से सांसद भी बनूंगा, वो तब का उसका कुकृत्य है। लेकिन सनी देओल ने भी उसमें अपना काम किया था, और वो पिक्चर में 80 में इतनी वाहियात चित्रण है, कितनी गाली गलौज है, उसका मैं कहा नहीं सकता। असल में क्या होता है ना कि हमारे संविधान में लपड़ियाने का संविधान में कानून होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं। लेकिन हमारा हाथ तो खुला है। जो संविधान ने उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ भी कहने, करने, बोलने, लिखने, चित्रण करने का अधिकार दिया, उन्हें हमें कान के नीचे बजाने का भी तो अधिकार है। अगर हमको लग रहा है कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर सिनेमा इंडस्ट्री आबादा है, तो हमको भी उनके कान के नीचे बजाने की संविधान छूट देनी चाहिए। हमको इस बात मांग करनी चाहिए। मित्रों, आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म जितना महान धर्म के विरोध में संविधान है, सरकार है, सिनेमा है, संस्कृति के लोग हैं, और समाचार पर कुछ बेहुदा और बेबुनियाद वाले लोग भी हैं। क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हिंदुओं पर लागू है, जबकि जातीय विद्वेष क्रिश्चियन में भी है, मुसलमान में भी है। क्रिश्चियन में भी अगर आप धर्मांतर करके जाते हैं तो आपको प्रे में खड़ा होने की इजाज़त है, उसके बाद आपका स्थान वही है। कोई दलित को पादरी बनाने का राइट नहीं है।
उसी तरह से मुसलमान में भी है, मुसलमान में भी ऊंच नीच में अगला पिछला अगली पक्षी का सब है। लेकिन आज तक किसी भी धर्म में, किसी भी टीवी डिबेट में कहीं पर इस बात की तारीफ नहीं होती, इस बात पर बहस नहीं होता कि कितना बढ़िया हिंदू धर्म है कि अगर कोई व्यभिचारी को भी कोई लड़की भैया कह दे तो वो व्यभिचार करना छोड़ देता है। यार इसने भैया कह दिया। किसी के हाथ पर धागा बांध दे तो वो उसको बहन मान लेता है। हमारे यहाँ मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, फूआ फूफी का रिश्ता है। इसकी तारीफ नहीं होता है। हम पिछड़पन के निशानी माने जाते हैं। और जहाँ पर अपने ही बहन से शादी कर लेना, अपने ही पुत्री के साथ बलात्कार कर लेना, हम बलात्कार कर रहे हैं, उनके लिए बलात्कार नहीं है, वो बड़ा महान धर्म है। मैं किसी के धर्म की, किसी के धार्मिक भावना की ठेस नहीं पहुंचाता, किसी के विचारों का मैं अतिक्रमण नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे धर्म के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों। आज जितेंद्र की बेटी की हिम्मत हुई कि वो हमारे धर्म से ऊपर उठ करके हमारे फौजियों के घरों में झांकने का प्रयास किया, उन वीरांगनाओं के विषय में अपमानजनक शब्द कहने का प्रयास किया। वो कहाँ से वो हिम्मत कर पाई, मैं नहीं समझ रहा। अब कुछ अंदाज लगाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। असल में देखिए, मैं भोजपुरिया हूँ, अगर मुझे चोट लगेगा ना तो माई रे माई दादा जान गए रे, स्वाभाविक निकलेगा। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, सचिन तेंदुलकर जब स्लिप पर फील्डिंग करता था तो आई गो, मतलब जो आई गो होता है ना, अरे माई माई ओहो ये होता है। तो हर आदमी, अब मान लो फ्रांस का कुत्ता हो, हम लोग गाँव में आते हैं तो कुत्ता पालते थे ना, कूद 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 कूद, कुत्ता बेचारा चला आता था। उसको पता है कि कूद कूद कहने का मतलब हम कुत्ते को बुला रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि फ्रांस में तो कूद कूद बोलते नहीं होंगे, वो तो अपना फ्रांसी भाषा में बोलते होंगे, मुझे फ्रेंच आती नहीं है। उसी तरह से तमिल, तेलुगु, मलयालम में बोलते होंगे। उनका अपना आदमी अपने भाषा में सोचता है, जो उसका मूल है, जो जिसमें उसने जन्म लिया है, अपने माँ के गोद में, जो अपनी माँ के पवित्र मुंह से जो पहला शब्द सुना है वो जीवन भर जाता नहीं है। आप कितना ही अंग्रेजी, फारसी, बंगला बोल लीजिए, आपसे वो नहीं जाएगा जो जिसमें आपका कान फुकाया गया है। अब ये जितेंद्र की बेटी जो सिनेमा होने वाले लोग हैं, अब इनकी कल्चर पर आते हैं। असल में क्या होता है ना कि इनके यहाँ एक कल्चर होता है, तेरी चुप मेरी चुप। ये बहुत बड़ा कल्चर है, बहुत लोगों में पाया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में तो होता ही होता है। अब आप सीधा साधा देख लिए कि हमारे यहाँ जब शादी होता है ना, अब मेरी लड़की की शादी है, 4 साल से मैं कई लोगों का खानदान, ये तो साला सिगरेट पीता हुआ फेसबुक फोटो लगेगा ना, नहीं साला खराब होगा। हम इतने पे शादी नहीं कर रहे हैं कि हालांकि इस फेसबुक में सिगरेट पीता हुआ फोटो देखा था हमने, हो सकता है मस्ती में खींचो, हम इतने पे शादी कैंसिल कर रहे हैं। उनका तो पता चल रहा है कि फलाना आदमी ने 3 साल, मैं नाम रख रहा हूँ, मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी पहले किशोर कुमार की पत्नी थी, उनसे उन्हें तलाक हुआ और मिथुन चक्रवर्ती अपने सुपरस्टार के जमाने में योगिता बाली से शादी किया। अभी ऐश्वर्या राय का तो ओपन है ना कि वो सलमान खान के साथ कई दिन रही, सुरेश ओबेरॉय के साथ खूब बढ़िया से घूमी फिरी। उसके बाद अमिताभ बच्चन का बेटा ने उसके साथ शादी किया। अगले किस दरवाजे पर जाएगा पता नहीं, किसका डोरबेल कब बजा दे। ये हुआ है, तब मैं आपको कह रहा हूँ। तो उन लोगों का तो यही कल्चर है कि भाई कहाँ अच्छा कहाँ कच्छा, ये तो अब आगे अश्लील हो जाएगा। तो उनका कल्चर ये है, तो वो इसी में सोचते हैं। लेकिन आप जो सोचते हो उसको सारा समाज सोचे, इसका मतलब ये आपका सोच है। अब जो दारू पीता वो कहता कि कल वाली खुशबू भी उतरू नहीं थी, देसी ले लिया था, और हम कहते तेरे मुंह से बास आ रहा है, तूने साला कौन सा गटर का पिया बे। दोनों आदमी का अंतर है। पीने वाले को खुशबू लगता है और हमको बास आ रहा है। तो वो जो सिनेमा में लोग हैं उसमें से कुछ लोग बढ़िया भी हो सकते हैं, लेकिन हालांकि बढ़िया वालों का सामने चित्र नहीं आया है, लेकिन हरामी कमीना, कुत्ते कमीने और पियकर आवाई करावाई शराबी इस सब तो है। उसमें का एक डायरेक्टर है, सार्वजनिक मंच पर कहता है कि ये हमें तो ये इंटरेस्ट है, ये कितने आदमी थे, हमें तो आदमियों में इंटरेस्ट है। वो मंच से कहता है, फिल्म फेयर के कार्यक्रम में कहता है, टीवी डिबेट में कहता है, समाचार पे कहता है। कनॉट प्लेस में पार्लियामेंट थाना पर घेराव करने आ गया था कि जी हमको आप वो गाना हटवाइए सिनेमा में से कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। कल ये अपराध नहीं है, ये तो बढ़िया चीज़ है कि हम आदमी हैं तो आदमी से प्यार करेंगे, काहे ये किसी महिला पर डिपेंड करें। हरामी आबे, कमीना आबे, कुत्ते कुकर्मी आदमी। हमारे गांव में अगर किसी को पता चल जाता है कि ये उस तरह का है तो आदमी उससे बतियाता नहीं है, और तू साला प्राउडली बात कर रहा है और पूरे समाज को थोपना चाहता है। इन सब बातों का जब तक हमारे अंदर समाज से इस सब चीजों का मांग नहीं होगा, हम उनके सिनेमा का बहिष्कार नहीं करेंगे, उनको लड़काएंगे जुटियाएंगे नहीं,
ये उनको एहसास नहीं दिलाएंगे कि भारत का संविधान में क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भारत के समाज में इस चीज़ की स्वीकृति नहीं है, तब तक उनका मन बढ़ता जाएगा। और वो आज हमारे फौज के वीरांगनाओं के लिए किए हैं, कच किसी और के लिए कहेंगे, कभी और के लिए कहेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए हिम्मत किया कि आप लोगों को पता होगा कि एक हरामी आदमी, कुकर्मिक आदमी, एक बड़े अव्वल दर्जे का वाहियात आदमी जो जुहनूम चला गया है अभी, वो हमारे देवी देवताओं के न्यूड तस्वीर बनाया था। और हमारे देश के कितने कुत्ते कमीने, वाहियात, नालायक और बेवकूफ़ दर्जे के, अले दर्जे के, अच्छा ज़्यादा गाली नहीं, आला दर्जे का वो लोग, आप समझ लीजिए कि मैं कहना चाहता हूँ, उनका भाई कहते कि देखिए जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप रहने न दीजिए, आप जो इनको अच्छा लग रहा है वो देखेंगे। हमारे में से ही कुछ लोग, उनका नाम भी मिश्रा, सिंह, तिवारी, दुबे, चौबे, फलाना ढिमाका है, वही हमारे देवी देवताओं के नग्न पेंटिंग को कहते हैं कि ये गलत बात नहीं है। असल में क्या होता है तो वो ये बताते कि तुम चिंता मत करो, मेरे नाम के आगे सिंह है, हमारे में कई सिंहों ने अपना सिंहासन हिलाने के बाद हमारा जन्म हुआ है, ऐसा मेरी आशंका है, प्रमाण नहीं है। क्योंकि अब मैं दावे सत्य कैसे कह सकता हूँ, मैंने तो सिंहासन हिलाया नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ। इन सब बातों के लिए हम सब लोगों को एक सांस्कृतिक युद्ध छेड़ने की जरूरत है, सांस्कृतिक पहरेदारी की जरूरत है। और वो ये युवा रणधीर उधीर जैसे लोग हैं, श्रीकांत हैं, ये सब लोग जो इस चीज़ पर सोचेंगे, इस विषय पर आगे बढ़ेंगे और ये अपनी मैसेज उन तक पहुंचाएंगे कि भाई देखो हरामियों, हम सब लोग बहुत संस्कारी लोग हैं और हमें अपने माता बहनों के प्रति जो आदमी थोड़ी नज़रें उस तरह का करता है तो हम नजरें निकाल लेने का प्रयास करते हैं। जिन बहन बेटियों को बेच करके तुम लोग बड़े बड़े कोठिया आलिशान बनाए हो, जिन बहन बेटियों को आगे रख करके तुम धन कमाए हो, हम उन्हीं बहन बेटियों के पर गाली देने पर गोली चला करके जेल गए हुए हैं। हमारे यहाँ पता चल जाता है कि किसी ने हमारी बहन बेटी की तरफ उल्टी नजर लाए, अपनी शक्ति उसका विरोध किए, पेट में छुरा उतार दिए हैं और पुलिस पकड़ी, हम थाने चले गए हैं। हम वो लोग हैं तो तेरा संस्कार मेरा संस्कार अलग है, तू अलग कल्चर का है, तू अपनी कल्चर मेरे पर ना थो। हमारे यहाँ कहा जाता है तू दारू पी रहे तो पी, हमारे बेटे को मत बिगाड़। तो वो है, हमें इन लोगों पर बहुत ही कठोर, कड़ी और प्रभावशाली विरोध करने की जरूरत है, तब जाकर के इनका जवाब होगा, तब जाकर के होगा। आपको पता होगा, या आज की मामला नहीं है, आप में से प्रेमनाथ द्विवेदी जी पढ़े होंगे या आप अब लोग भी जो पढ़े होंगे, एक नोआ खाली का केस आपको पता होगा। खिलाफत आंदोलन आपको पता है, खिलाफत इतना प्रचलित हुआ कि विरोध का नाम ही खिलाफत हो गया। असल में वो खिलाफत एक आदमी का नाम था और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके नाम से मशहूर हो गया खिलाफत आंदोलन। जैसे वनस्पति घी का नाम है डालडा, तो मशहूर हो गया। हमारे गाँव कहते तो सुनिए, झूला छाप डालडा दीजिए मतलब इतना मशहूर हो गया कि वो कहेंगे कि जी प्रेम नारायण द्विवेदी मार्का राकेश दीजिए, इस तरह का हो गया। डालडा एक ब्रांड का नाम है और वनस्पति घी का ब्रांड है डालडा। वो इतना मशहूर हुआ कि हमारे यहाँ गाँव में आज भी हम लोग जाते हैं ना, तो डालडा का ना कंपनी के लिए और तो कहते झूला छाप डालडा ले ना 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 ना, 2 हंसों का जोड़ा डालडा बड़ा बढ़िया बा, मतलब इतना वो मशहूर हो गया। उसी तरह से खिलाफत जो है ना, वो विरोध था। वो खिलाफत एक आदमी का नाम था, उसके वजह से होगा। खिलाफत में हुआ क्यों था, एक लाइन बता देता हूँ, आप अपनी जड़ों को समझिए कि हमको कहाँ से परेशान किया जा रहा है। आज का नहीं है ये, मतलब इतना आसान पतला जड़ नहीं कि आप उसको जल्दी से उखाड़ देंगे। हुआ क्या था कि एक जगह ममियार और उसके बर्मा और ममियार के बॉर्डर की जगह है, उस गांव में एक आबादी थी। मान लो कोई, जैसे मान लो मेरे 100 से गाँव में 90% आबादी दलित समाज की थी और लोगों की थी। 10% आबादी में 5% लोग ठाकुर ब्राह्मण थे, जमींदार थे और 5% मुसलमान थे। क्या हुआ कि वो देखा जाता था कि कुछ लोग एक दूसरे से मिलने में कतराते थे, तो उसको मुसलमानों ने प्रोवोक किया कि देखो तुमको मंदिर में नहीं जाने दे रहे, तुम्हारे साथ पूजा पाठ नहीं करने दे, फलाना नहीं करने दे, मेरे यहाँ देखो ना, हमारे यहाँ नवाब हो या उसका ताना वाला एक ही रो में बन जाता है। उसको दिखाया गया ये बाहर वाले पिक्चर। हुआ क्या कि वो सारे जो लोग थे वो कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गए। महात्मा गांधी भी उस आंदोलन में गए थे, वो बहुत बड़ा मशहूर आंदोलन था। वहाँ पर सब लोग महात्मा गांधी के बात को मान करके वापस हिंदू धर्म में आने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वहाँ पर लगा कि यार ये क्या हो जाएगा, तो साला घर वापसी हो रहा है। तो उनमें से कुछ ने कहा कि ये फिर मेरा स्थान क्या होगा,
क्या आप हमको पंडित बनाएंगे, हमको पुजारी बनाएंगे, हमको क्षत्रिय ब्राह्मण बनाएंगे? मोहनदास करमचंद गांधी बोला कि अभी आंदोलन दूसरा तरह का हो रहा है, दूसरा मुड़ जाएगा। गांधी जी वहाँ से आ गए, क्योंकि गांधी जी भी तो हिंदू के कितना हित चिंतक थे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो एक बड़ा मशहूर, मतलब हमको वहां से परेशान किया जा रहा है, आज से नहीं। अगर वाटर के टाइम में ही मीरा नायर को उस वाटर में डुबो दिया जाता ना, उसकी मानसिकता को, मैं हत्या की प्रवोक नहीं कर रहा हूँ, उसके मानसिकता को उसी वाटर में डुबो दिया जाता ना, उसकी फिल्म डब्बा बंद हो जाती, कोई देखता नहीं। 80 पिक्चर बनाने वाले निर्माता को 80 रुपया भी में नहीं बिकता ना फिल्म, तो अगला कोई पिक्चर बनाने को तैयार नहीं होता। उस हरामी आदमी के पेंटिंग को कोई आदमी नहीं खरीदता ना, अगला कोई भी उसकी पेंटिंगें नहीं खरीदता, इस बात पर कि तूने हमारे देवी देवताओं का गलत चित्रण किया है, तो फिर वो हिम्मत ही नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि हमारा देश महान देश है और हम लोग सहिष्णु लोग हैं, कुछ भी मान लेते हैं और कहते हैं कि यार ये चलता है, और जब तक ये चलता है अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप देखिए, जितेंद्र के बेटी के उस कुकृत्य का मैं घोर विरोध करता हूँ। फौजियों के वीरांगना बनना उतना आसान नहीं है जितना जितेंद्र का बेटी बन जाना आसान है। इसलिए जितेंद्र को बेटी को समझना चाहिए कि फौज की जो पत्नियां होती हैं, जो बेटी होती है, फौजी का जो परिवार होता है, वो डबल लड़ाई लड़ता है। फौजी तो बॉर्डर पर चला गया, उसको तो देखो और ठोको का नियत, और उससे कुछ याद नहीं होता। इसलिए याद नहीं होता, उसको पता है कि मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मजबूत पहरेदार है, हमारे घर की रखवाली कर रही है, मेरे बेटे का खेवनहार है, होनहार है। अगर मैं देश के नाम शहीद हो जाऊंगा तो मेरे बेटे को पुनः लाल पाल करके फौजी ही बना देगी मेरी पत्नी, देश के सेवा में दोबारा अर्पित कर देगी, क्योंकि ये हमारी इतिहास है। और लोगों के चाचा बाबा नानी को देखा था आया है, तो वो घर के तरफ देखता ही नहीं, उसको सिर्फ अपने दुश्मनों के तरफ देखता है। ये जितेंद्र के बेटी को समझ नहीं आ सकता, क्योंकि जितेंद्र की बेटी उस कल्चर की है कि जब वो उसकी शादी होगी तो वो जब घर से बाहर होगी तो उनको पता नहीं होगा कि उसकी पति किसके साथ होगा और ये किसके साथ होगी। इस कल्चर को वो लोग हैं जिन्हें आप एक ही बेड पर सोए हैं और दोनों लोग ये सोच रहे हैं कि ये दिन भर किसके साथ होगी, ये दिन भर किसके साथ होगा, अभी भी क्या ये मेरे पास होगी क्या। ये ऐसे कल्चर के लोग हैं जो ये कहते हैं कि व्हाई यू आर एंटर माय रूम, व्हाई। वो लोग होते हैं कि तुमने मेरा फोन छुआ, तुमने मेरा फोन छुआ, तुमने मेरा फोन छुआ पर तलाक हो जाता है। तो वो लोग हमारे कल्चर को कहाँ समझ पाएंगे, कहाँ सोच पाएंगे। उन जैसे वाहियात लोगों पर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हमें इस बात के लिए क्षमा मांगना चाहिए। लेकिन इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो, इन लोगों की फिल्में अगर हम ना देखेंगे, इन लोगों को ये मैसेज आएगा कि जी हम ये व्यभिचार बेचना चाह रहे थे कि इन लोगों ने खरीदा नहीं, तो फिर से मानिए कि ये लोग राजा हरिश्चंद्र और विक्रमादित्य पर पिक्चर बनाना शुरू कर देंगे। जैसे चाणक्य पर सीरियल बना था, चाणक्य की और अगली कहानी बनाएंगे, सम्राट अशोक पर बनाएंगे, मतलब हमारे वीर बहादुरों पर बनाएंगे, बेहूदों पर नहीं बनाएंगे और बेहूदगी नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि इनको बताना पड़ेगा कि हम सब आपकी बातों का में आने वाले नहीं है, हम अपने संस्कार, अपने कल्चर को नहीं भूलेंगे। इस बीच कुछ लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ सबकी मार्गदर्शन पढ़। संतोष पाठक जी को सादर प्रणाम बोला, अभी दिख नहीं रहे। पाठक जी का लिखा है कि भैया यह फिल्मी दुनिया वाले यह बिल्कुल फिट एंड अंदर नाम का कोई चीज़ नहीं है, उनके अंदर डर बैठा ना बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज और हमारे अस्मिता और संस्कार पर यह लोग घातक हमला करते हैं। इसलिए उनके लिए भारत सरकार द्वारा कोई ना कोई कानून बनाना जरूरी है। सेंसर बोर्ड को भी यह पता नहीं होता कि हम क्या करने आ रहे हैं और फिल्म में पास कराते हैं। सेंसर बोर्ड तो बस इसलिए बनाई गई है कि भाई एक आदमी का रोजी रोजगार चले। भारत में सेंसर बोर्ड का कोई स्थान नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एक पिक्चर आई थी श्रीदेवी और अनिल कपूर का, उसका कहानी आपको बता देता हूँ। श्रीदेवी शादी करती है और अनिल कपूर से उसका बच्चा होता है, अनिल कपूर। उसके बाद वो विदेश चला जाता है। अनिल कपूर जब दोबारा आता है तो उसी श्रीदेवी से उसको लव हो जाता है जिसका वो बेटा होता है। मतलब वो एक तरफ वो अपने पाप से प्यार की और एक तरफ उसी बेटा के साथ प्यार की। भारत के मानसिकता में होता नहीं है, लेकिन डिम्पल कपाडिया से सनी देओल और धर्मेंद्र जी दोनों लोग सिनेमा कर ही चुके हैं। ये वो कल्चर है जिसमें अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय को कह सकते हैं कि हेलो मैडम, आई एम योर ओनली एडम।
एडम आदम और ईव को तो आप जानते हैं ना। तो अमिताभ बच्चन अपने पुत्र वधू को कह सकते हैं कि आई एम ओनली एडम। जहाँ नीतू सिंह को शशि कपूर और ऋषि कपूर दोनों लोग रोमांस कर सकते हैं, चाहे रील पर ही सही। हमारे यहाँ तो पता चलता है कि वो फलानवा के मेहरारू हो, अच्छा वो छोट बा, तो हम खुद ही इधर मुँह कर लेते हैं कि उधर से जा रही होगी। या अगर उसको पता चलता है कि भाई जी आ रहे हैं 3 फुट आगे का, तो वो रास्ता छोड़ देती है। तो हम उस कल्चर के लोग हैं जिसको वो कहते हैं कि हम लोग पिछड़े लोग हैं, और वो उस मानसिकता के लोग हैं जिसको कहते हैं कि हम एडवांस हैं। तो डेवलप मानसिकता और छोटे मानसिकता में अंतर है, क्योंकि हमारा तो संस्कार ही नहीं कह सकता ना कि मैं अपने पुत्र वधू को कहूँ कि हाय मैडम आई एम ओनली एडम। तो वो उस कल्चर के लोग हैं, उनका वो मुबारक हो। लेकिन हमें तो बताना पड़ेगा ना कि भाई कि हमको तेरा कल्चर पसंद नहीं है, तो वो करेंगे। सेंसर बोर्ड नाम की कोई चीज़ है नहीं। सेंसर बोर्ड पर इस तरह की फिल्म पास हो जाती है, इसके लिए तो सेंसर बोर्ड बधाई का पात्र है। सेंसर बोर्ड में आखिर अश्लील गंदी भद्दी गालियों देता हुआ कैसे पास हो जाता है? सेंसर बोर्ड में इस तरह की अश्लील और कहानी को बिल्कुल सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाता हुआ धार्मिक उन्माद को भड़काने, सेंसर बोर्ड में आखिर फिल्म वो कैसे पास होगी जिसमें मुंह में से पान निकाल के पत्थर पर लगा देता, कर रहे देखो ये टीका हो गया और अब ये देवता घोषित हो गए। सेंसर बोर्ड वाला बुलाकर उसको 50 जूता जब उसके कपार में मारता, तब जाकर के उसको समझ में आता। भारत का कप्तान विराट कोहली की पत्नी और अनुष्का शर्मा, जिसने सार्वजनिक मंच पर कहा कि मेरे में जलवे है और मैं छोड़िए मैं नहीं कह पाऊंगा, जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया था, उसने जो अभी बेहुदपना किया है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्योंकि उसको पता है कि हमको इससे पैसा मिला है, 200, 500, 1000 कमा करके इस देश को छोड़कर अमेरिका बढ़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है भारत में? भारत को दोहन करने के लिए है, पैसा कमा हो जाता, अमेरिका बढ़ जाओ। प्रियंका चोपड़ा गई नहीं, प्रियंका चोपड़ा गई कि नहीं विदेश? प्रियंका चोपड़ा ने जब भारत के प्रधानमंत्री से मिलना था तो अश्लील भड़काऊ और उत्तेजक ड्रेस में गई थी और माननीय नरेंद्र मोदी की परीक्षा ले रही थी वो किस स्तर में। खैर वो संघ के कार्यकर्ता हैं, उनको इतना ढीला मत समझना। लेकिन वही जब अपने बाप बहनों के साथ गई मेहमिया कैंप में, तो ऊपर से नीचे तक ढक करके गई थी, शरीर का कोई भी अंग दिखे ना, नहीं तो नोच लेते वहां पर उसको। दोनों पिक्चर एक ही टाइम का था। वो रेहानिया कैंप में गई थी बांग्लादेश में, तो ऊपर से नीचे तक ढक करके गई थी, जूता और जुराब था, क्योंकि पता था कि अगर कहीं से एक रुआ दिखा ना नोच लेंगे। उसी के भाई बहन थे। लेकिन वो माननीय प्रधानमंत्री के साथ गई थी तो अति उत्तेजक पहन के गई थी, उसके बहुत कुछ दिख रहा था, मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या दिख रहा था, फोटो हमने देखा था, वीडियो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी दिखा होगा। लेकिन वो संस का संस्कार है, इतना जल्दी भड़कने वाले नहीं है, इतना जल्दी तुम्हारे जैसे वाहियात को देख करके तो कम से कम नहीं बनेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी को तेरे से घटिया, अबे तुमने सोच कैसे लिया? लेकिन चलो वो उनका संस्कार है। तो वो आखिर भी आकर के अमेरिका चली गई ना, लास्ट जिसमें बसी है। तो ये भी सोच रहे होगी कि विराट भी 200-400 रुपये कमाए, जब क्रिकेट खेल खत्म लेगा तो माइक पर बोलना तो इंग्लैंड से भी बोल लेगा, देश छोड़ के चले जाएंगे। इनको इस देश में दोहन से मतलब है, पैसा से मतलब है, देश के कल्चर और संस्कार से मतलब नहीं है। लेकिन हमें तो अपने देश से मतलब है, हमें इनको बताना पड़ेगा कि ये चीज हमारे लिए है, हमारा संस्कार बचा रहा है, हम इसके लिए। आदरणीय संतोष पाठक ने दोबारा लिखा है, संतोष पाठक जी ने लिखा है कि शंकर भगवान कभी नहीं मारेगा, क्या कहते हैं, माल मिलता है इसके लिए देगा, हम लोगों को भी मरना पड़ेगा। और हम लोग 50 जी का जब सेंसर बोर्ड वालों को मारेंगे या तो जूते दुनिया वालों को मारेंगे, तब पता चलेगा कि सत्य और संस्कार। ऐसा पाठक जी देखिए, एक्चुअली कहा है, मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा, मैं देखिए कान के नीचे मारना नहीं होता। ये इनका सिनेमा मत देखिए, करोड़ों रुपया लगता है इनका, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, अगले बार नहीं बनाएंगे। चूंकि उनको पता है कि हमारे 130 करोड़ रुपए में, करोड़ों में से हमारे में से कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि चलो यार, अब जैसे मैं ही वो कृष्ण है नहीं कि उसमें वाकई फौज की बीवी के लिए क्या है, मैं देखने जाऊंगा तो उसका उद्देश्य तो पूरा हो गया, उसका पिक्चर हिट हो गया। ये मैं देखने के लिए कि उन्होंने कितना किया, हो सकता है वहां पर कुछ ना हो, ये भी हो गया। जैसे हमने पद्मावत में देखा था, पद्मावत में उसने अपने र्यूमर फैला दिया कि राजपूतों के लिए ये आई, हम भी खून कर, मैं भी उसके आंदोलन में था पद्मावत की, मैं पुतला दहाया था कई जगह। और जब मैं सिनेमा देख रहा तो उसमें कहा था कि फलाने का तलवार है, वो राजपूत, फलाने का मतलब इतनी राजपूती तारीफ उस पिक्चर में कर दिया। अब हम लोग बहका में आ गए, जो बजट उसने पिक्चर में खर्चा करना था उसमें 2-4 करोड़ रुपया किसी को दे दिया हमारे में से कि काम करो, रोज रोज हमारा पुतला फूको, हम क्या ले टीवी पे जाए, और हम पुतला फूक रहे, टीवी को समाचार आ रहे, उसका पिक्चर का विज्ञापन हो गया। जितेंद्र के बेटी का भी हो सकता है ये साजिश हो कि र्यूमर फैला दो कि हम विधवाओं पर एक फौज के पत्नियों पर एक
इसी तरह के नरेशन बना रहे हैं, हम लोग चिल्लाने लगेंगे, उसका एक विज्ञापन होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन यहीं पर सरकार का काम आता है, यहीं पर न्यायालय का काम होता है, और दोनों के प्रति मैं सम्मान के साथ हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम करूंगा, क्योंकि अभी बच्चों की शादी करना है। इन दोनों से जहां मैंने सीधा टकराव लिया, पता ना कहा जाऊंगा। बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद मैं बिल्कुल फ्रंट पे लड़ूंगा। अभी मैं डरपोक आदमी हूँ भाई, क्योंकि मेरे बच्चों की शादियां रुकी हुई है और मेरे को शादी करने के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि उपयुक्त वर मुझे ही तलाशना है। वो मुंबई इंडस्ट्री के लोगों के साथ मेल जोल का नहीं रहता कि वो अपने खोज लेंगे, ये जिम्मेदारी उन्होंने हमारे कंधे पर दे रखा है। तो हमको बाहर रहना बड़ा जरूरी है। आदरणीय ओंकारनाथ भाई से, प्रेमनाथ द्विवेदी से, श्रीकांत से बातें करता रहूंगा। यार देखना कोई बढ़िया लड़का हो तो बताना, लड़की की शादी करनी है। देखना कोई बढ़िया लड़की हो तो बताना, लड़के की शादी करनी है। ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। तो जब तक ये जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होता, सरकार से और अदालत से मैं डरूंगा, उन पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। संतोष पाठक जी ने दोबारा लिखा मेरे को कि भैया सेंसर बोर्ड कहीं नहीं उनको वर्षा जूता मारेगा, उनसे हम 50 जूता मारेंगे तो फिर 100 जूता मारेंगे। देखिए, जूता उता मारने से बढ़िया होगा आप उनका बहिष्कार करिए, ठीक है ना। आप उनका बहिष्कार करिए, बहिष्कार बहुत जरूरी है। बहिष्कार करेंगे तो सबसे बढ़िया होगा, जब उनको लगेगा कि हमारा अर्थ प्रभावित हो रहा है, वो अपने आप सुधर जाएंगे। इस बीच प्रेमनाथ द्विवेदी लिखा है कि साबको एक साथ सटीक लगता आपको साधा पड़ा। प्रेमनाथ द्विवेदी के साथ बोलो मैं संतोष पाठक द्वारा लिखे, भैया ये फिल्म दुनिया वाले ये बिल्कुल, अच्छा ये उसको मैंने पढ़ दिया, उसके ऊपर क्या कि भैया अब यह है कि जिस तरीके से सेंसर बोर्ड बिना सोचे समझे फिल्मों को पास कर देती है, रानी पद्मावती को टाइम भी यही हुआ और उनके तरीके की बात एकता कपूर दी गई है। और ये जो घातक है जो देश में प्रश्न आते चुका है, जवान चाहते हैं कि उनको एक गोली बना दे और जमीन पर सुला दे, उनके बारे में क्या लगेगा। सोच है इन लोगों का, मतलब आप यह समझ लो कि देश की किसी भी शक्ति से पूरी दुनिया को डर नहीं है। मुझे यही बात हो रहा है कि इनके ऊपर ऐसा कुछ न कुछ भारत सरकार कानून बनाना पड़ेगा जिससे हमारी अस्मिता और सम्मान। आदरणीय संतोष पाठक जी, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये भारत सरकार सिनेमा वालों से कई तरह की लाभ लेते हैं। सारी लाभ का मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो दोबारा वही डरपोक वाली बात है कि मैं डरपोक हूँ, मुझे अभी 2-3 साल तक डरना है। सिनेमा के कई तरह के लाभ और कौन कौन तरह से लाभ और किस किस तरह की लाभ है, इसका वर्णन फिलहाल हमारे मुँह से ना कहवाएं, क्षमा करें। सरकार में जो लोग हैं, पक्ष में हो और विपक्ष में हो, ये आज से नहीं चलता आ रहा है, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री से चलता आ रहा है। तो आपकी अभिलाषा बिल्कुल पूरी नहीं होगी। हाँ, कुछ बयानबाजी आ जाए आपको खुश करने के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि कुछ इन सिनेमा वाले नकारों के विरुद्ध कोई बहुत बड़ी बात हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आदरणीय प्रेमनाथ जी लिखा कि जाकिर भावना जैसी प्रभु में देखी थी। हाँ, उनकी जो सोच है उसी तरह से वो दुनिया को सोचते हैं, क्योंकि उनका तेरी चूप मेरी चूप है, हमारा वो नहीं है। संतोष पाटिल लिखा, ओम हर हर महादेव जी। नमस्कार आपको भी। श्रीनारायण भाई को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ मैं। रणधीर को शुभ आशीर्वाद। रिपुंजा पाठक लिख रहे, ये लोग फिल्म के सफलता और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन बेशर्मों के देश में खेलने में मजा आता है, लेकिन भैया ये सीरीज लोग नहीं देखेंगे। पाठक जी, बड़ी उचित होगा कि ना देखें, लेकिन इनका काम हो गया। हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। रिपुंजा पाठक दोबारा लिखे हैं कि भैया आपको प्रणाम, आपको देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भविष्य के लिए मार्गदर्शन करिए, अब विधानसभा का चुनाव लड़ जाइए। रिपुंजा पाठक जी, अभी मैं उतना नहीं हुआ हूँ, इसलिए कृपया मुझे टीवी पर ही बोलने दीजिए, फेसबुक पर ही बोलने दीजिए। इसी मीडिया में बोल बाल करके कुछ रोजी रोटी कमा लेता हूँ, वहाँ तक हमने नहीं सोचा है। आप युवा लोग हैं, हम लोगों में अब लड़ने मरने की क्षमता है कहाँ? आप लोग हैं, आप लोगों में यह क्षमता है। ईश्वर आपको आगे बढ़ाए। बीनू सिंह, हाँ प्रणाम बाबू प्रणाम। आदरणीय सुजीत कुमार झा साहब को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। श्रीकांत जी ने दोबारा लिखा है कि भैया ये वो मानसिक विकृति से ग्रसित लोग हैं जो हमारे सभ्य और संस्कृति से खिलवाड़ करते हैं। श्रीकांत भाई, असल में क्या है ना कि इन लोगों को इस बात का भरोसा है कि मैं कुछ भी करूं, ना तो हमारा ये समाज कुछ बिगाड़ पाएगा, ना सरकार बिगाड़ पाएगी। और जब तक वो इस बात के घमंड में रहेंगे कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तब तक ये लोग, अपना होता है ना कि खुले साढ़ की तरह से जहाँ मन में है वहाँ मुँह हमारा विचरण करते रह जाएंगे। लेकिन जब साढ़ को नाथ लगा दी जाती है ना, तो वो भी कंट्रोल में आ जाता है।
और संविधान के दायरे में नाथ लगाने का सबसे बड़ा हथियार हमारा आपसी कंट्रोल है कि हमको लग रहा है कि फलाना वाला निर्देशक हमारे भावनाओं को भड़का रहा है और हमको तौहीन कर रहा है, हम उसके पिक्चर से अपने आप को अलग कर लें। जैसे उसे लगेगा कि यार लोग हमारा पिक्चर नहीं देख रहे हैं, वो घुटने पर आ जाएगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है और जो बिकता है वही दिखता है। ये कल्चर है इनके पास। ये सिनेमा वाले लोग हैं, इनके पास तो भावना ही नहीं, इमोशन है। मुंबई में कहा जाता है कि वहाँ प्लास्टिक बहुत ज़्यादा होता है, दिल प्लास्टिक का होता है, दिमाग प्लास्टिक का होता है, देह प्लास्टिक का होता है। तो वहाँ पर प्लास्टिक जो होता है, तो प्लास्टिक में जैसे ही धूप पड़ेगा ना तो वो उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। तो जिस तरह से हम लोगों का उन पर पड़ेगा, उन लोगों का स्वरूप बदल जाएगा। उनको ये भरोसा हो जाएगा कि कुछ भी बेच देंगे तो बिकेगा नहीं, तो वो लोग सुधर जाएंगे। लेकिन उनको भरोसा है कि कुछ भी हम बेचना चाहेंगे तो बिक जाएगा। भारत के लोग आपस में इतने उलझे, उनकी इतनी अपनी मजबूरी है कि क्या करें। कई लोग कई बार एक और शगुफा चलता है, अरे यार इसको मनोरंजन के रूप में देखो ना। अरे भाई तुम मनोरंजन के लिए अपने माँ के साथ बनो ना भाई, हमको रहने दो, हम तो माँ का पूजा करते हैं। तुम सारे मनोरंजन करो अपने माता पिता के साथ, हमको क्या उसमें लपेट रहे हो। मनोरंजन के लिए और दुनिया बनी हुई है, हम क्यों बना रहे हैं। तुम साले मनोरंजन के लिए अपने माँ बहन के साथ मनोरंजन करो। तुम्हारा कल्चर है, मेरा कल्चर नहीं है। मेरा कल्चर है माता को देख करके प्रणाम करो, उसकी उम्र के और महिलाओं के सामने झुक करके प्रणाम करो। हमारा कल्चर है कि अगर हम किसी महिला को कहते हैं कि माता जी, वो घर से पानी और गुड़ ला के देती है कि लो बेटा जी। हमारा ये कल्चर है। ये नहीं कहते कि तूने माता जी कैसे कहा, मैं तो तेरे पिताजी की पत्नी नहीं हूँ, कैसे माता जी का। हमारा ये कल्चर है कि अगर हम किसी महिला को कहें कि हे माता जी, कि रुको बेटा पानी लो और ये गुड़ भी लो, हमारा वो कल्चर है। तुम्हारा कल्चर मेरा कल्चर है नहीं है, तुम अपना कल्चर मेरे को क्यों थोपते हो। इन सब बातों के लिए अगर जब तक हम इनका विरोध नहीं करेंगे तब तक इन्हें ये बात समझ में नहीं आएगा। मित्रों, आज का आपसे अनुरोध ये था, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी संस्कृति पर होने वाले इन हमलावरों को पहचानिए, क्षणिक मनोरंजन के लिए इनको बढ़ावा ना दें। अगर आप इनका बायकॉट करेंगे, इनके फिल्मों को ना देखेंगे, तो ये लोग आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। ऐसा ही उम्मीद है कि हमारे सारे जो सांस्कृतिक पहरी हैं, जो भारतवासी हैं, जो भारतवंशी हैं, वो भारत के संस्कृति सभ्यता को बचाने में मेरा साथ देंगे, मेरा मदद करेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे और अपना सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वैश्विक महामारी कोरोना हमारे देश से हारे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है, दुआ करते हैं कि हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। और आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।